हाँ, डॉट क्रॉस थोड़ा का आइडिया, दोनों का आइडिया दे दिया, तभी थोड़ा सा हेल्प करना बेटा, हाँ थोड़ा सा बताना। चलो मैं कराना शुरू करता हूँ, देखना। लास्ट टाइम मैंने बाइनोमियल वगैरह भी बताया था, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया मैं देता हूँ भाई, वेक्टर में डॉट और क्रॉस दो चीज होती है, राइट? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग सीखना चाहते हैं, इस पे क्वेश्चंस करना चाहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। तो वेक्टर का मल्टीप्लाई मुझे दो टाइप से पता है, एक हमारा कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ऑनलाइन उनको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैं क्या लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, तब मेरे दिमाग में क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इस एन कैप को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। ठीक है, खास बात है, जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा वेक्टर ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी यहाँ तक, राइट? यस सर। ए डॉट बी का मतलब मैंने बताया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, फिर मैंने ऐसा आइडिया दिया था जिसको हम 10th क्लास में एक्स एक्सिस बोलते थे, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। जिसको वाई एक्सिस बोलते थे, जे कैप। जिसको जेड एक्सिस बोलते थे, के कैप। ठीक है, अगर हम 10th क्लास की बात करें तो क्या 10th क्लास में हम ऐसा लिखते थे 2,3, कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। ठीक है, तो जिसको तुम 10th क्लास में 2,3 कहते थे, अब मैं उसको ऐसा लिखूंगा, वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। सोच लो मैंने सही लिखा है? यस सर। 2,3 जिसको तुम बोलते थे 10th में, तो 2 का मतलब x है क्या? यस सर। ये तो क्या होता था, और 3 का मतलब क्या है, y। ठीक है, x हमारा कितना है 2 और y हमारा कितना है 3, तो उसको वेक्टर से मैंने क्या लिख दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अगर इसको नोट कर लिया तो आगे बढ़े। यस सर। अब ये फॉर्मूले कुछ याद करने हैं। पहली बात, a डॉट बी और b डॉट ए सेम बात है, नोटिस करो, a डॉट बी और b डॉट ए सेम बात है, बट a क्रॉस b और b क्रॉस ए सेम बात नहीं है, अलग है। ठीक है, वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस एक ही बात है, अलग बात है, अलग बात। सिंपल मैथ्स में एक ही बात है। मैथ्स में तुम चाहे 2.3 करो चाहे 2 क्रॉस 3, एक ही बात है क्या? दोनों से आंसर क्या आता है 6, सिंपल मैथ्स में। बट वेक्टर्स में ऐसा रूल नहीं चलाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स में डॉट अलग चीज होती है और क्रॉस अलग चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मतलब x पे कितना जाना है 2, y पे कितना जाना है 3 और z पे कितना जाना है 4। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा 2,3,4 कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। वैसे वेक्टर बी है हमारा 3i प्लस 2j प्लस 2k,
तो अगर इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 3,2,2 सही है। अगर मैं कहता हूं a डॉट बी निकालो, a डॉट बी का मतलब होता है i को किससे मल्टीप्लाई करूं i से, तो कितना हो जाएगा ये 6 i डॉट i, सही बात है। j को किससे मल्टीप्लाई करूं j, क्या हो जाएगा 6 j डॉट j, और k को किससे मल्टीप्लाई करूं k से, तो 4 2 8 k डॉट k, सही है। Yes, sir. अब ये वैल्यूज याद करनी है i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं 1। One. ये सब मैं ऑलरेडी बेटा पढ़ा चुका हूँ, Yes, ठीक है। sir. तुम लोग जो क्लास छूटी ना, इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उस रिकॉर्डिंग को देखना, या फिर किसी ने अलग से बुला लूंगा बैकअप के लिए। अगर जल्दी बुलाऊंगा तो आ जाओगे ना, बस कोई बात नहीं, जब लौट के आओगे तब देख लेंगे, जब लौट के आओगे तब देख लेंगे। मतलब जब बैकअप के लिए बुलाऊं तो आके अलग से मुझसे पढ़ लेना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया बताओ, a डॉट बी कितना बन गया, i डॉट i कितना हो गया 1, j डॉट j कितना हो गया 1, और k डॉट k भी कितना हो गया 1। तो क्या हमारा आंसर 20 आ जाएगा। Yes, sir. ये बात थी डॉट की। तो क्रॉस में भी यही होता है। नहीं क्रॉस में नहीं होता, क्रॉस में कुछ अलग रूल चलते हैं। अभी तो मैं डॉट का रूल बता रहा हूँ, देखते जाओ। अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े कर। तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी समझ में आया, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू मैंने क्या बताई है 1. और जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई को किससे मल्टीप्लाई करना है आई से, जे को J से. और के को, K से. बस ये बात सीखने वाली है। अब देखिए इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। वेक्टर्स में मैंने बहुत क्लियरली बोला है डॉट ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम बात, बट क्रॉस में मैंने मना करा है, ए क्रॉस बी से अलग आंसर आएगा, बी क्रॉस ए से अलग आंसर आएगा, उनको हम सेम नहीं मान सकते। ए डॉट बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। परफेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक। इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाया, तो क्या फोर्स लगाने से ऐसा पॉसिबल है कि ब्लॉक मूव कर जाए, Yes, है sir. ना, पॉसिबिलिटी है। तो क्या सबको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है ना, ठीक है। इस ब्लॉक पे क्या कोई फोर्स अर्थ लगा रही है, क्या हमारा कोई वेट होता है Yes, sir. जिसको हम क्या कहते हैं mg, ठीक है ना। तो ये mg कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्या ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, Yes, sir. तो ग्राउंड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अगर ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है तो क्या ग्राउंड कोई और फोर्स लगा सकता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल शब्दों में फ्रिक्शन, सही बात है। जब हम कार चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो चलाते चलाते 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद अगर हम टायर को देखें तो क्या होगा, टायर घिस जाते हैं। Yes, sir. क्यों घिस जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, Friction. सही बात है ना। Yes, sir. क्या तुम लोगों को कैपिटल एफ फोर्स दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, Yes. सबको दिखा, इसके बीच में एंगल क्या है थीटा। Theta. तो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ Displacement. डिस्प्लेसमेंट, और एफ का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ फोर्स। तो क्या एफ डॉट डी का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ डी कॉस थीटा, सही है। मैंने वर्क का फॉर्मूला क्या बताया, एफ डॉट डी या फिर एफ डी कॉस थीटा, सही है। Yes. अब ध्यान से देखना, मुझे 3 पॉसिबिलिटी दिख रही है, केस 1
अगर थीटा हमारा लेस देन 90, जिसको हम एक्यूट कहते हैं, क्या लेस देन 90 को एक्यूट एंगल कहते हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कॉस 90 से कम पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर मैं थीटा 90 डिग्री लिख दूं, मतलब राइट एंगल कह दूं क्या, तब W कितना आएगा? कॉस 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। सही बात है। अगर मैं थीटा मोर देन 90 कह दूं, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, तो कॉस 90 से ज्यादा पर क्या हो जाता है? माइनस। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये तीनों बातें नोट कर लो, देखो फिर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? Scalar. बढ़िया। वर्क की यूनिट मुझे पता है जूल, ठीक है। वर्क की यूनिट मैंने क्या बताई? जूल होती है। तो क्या वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सारे केस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या स्केलर ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं, है ना। कुछ स्केलर ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने वर्क। वर्क होता है एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. देखना ध्यान से, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा इसके, काफी मजा आएगा तुम्हें को करने में, ठीक है। एग्जांपल 1 समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो ध्यान से देखना, ये मैंने कुली बनाया है, ठीक, भावनाओं को समझते हुए, ठीक है ना। इस कुली ने अपने सिर पे क्या रखा हुआ है? सामान तुम्हारा। कुली सिर पे रख के ले जाते नहीं ले जाते, ठीक। अब ये कुली क्या कर रहा है? सामने जा रहा है। तो अगर सामने जा रहा है तो जो लगेज रखा है मैंने, क्या लगेज हमारा सामने की तरफ जा रहा है। यस सर। जो ये लगेज है इस पे वेट कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। सही बात है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एंगल कितना है? 90। तो इसका वर्क डन कितना होगा? 0। सही बात है। यस सर। देख लो भी, एंगल 90 लग रहा है सबको, सही। तो इसका मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क डन बाय कुली कितना है? 0। बट ऐसा कुली से बोल मत देना, पकड़ के मारेगा। इसका मतलब अगर कोई कुली हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में तुम्हारा सामान लेके जा रहा है तो क्या एंगल 90 है? यस सर। इसलिए वर्क डन 0। एक और एग्जांपल दूं ऐसा, तो क्या मैं 0 वर्क का एग्जांपल देना चाह रहा था? यस सर। तो पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया? कुली वाला। इंटरेस्टिंग बात है, सुनोगे याद रहेगा कि कुली अगर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो वर्क डन नहीं करेगा, बट अगर सीढ़ियों पे चल रहा है, स्टेयर्स पे, तब वर्क डन करेगा। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला कि मेरे एग्जांपल में कुली कैसा चल रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखना, मैंने एक रोप ली, उस पर एक स्टोन लगाया और सर्कल में घुमा दिया, सही है। जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा किस तरफ होती है? टेंजेंशियल। 90 डिग्री। टेंजेंशियल समझते हो? यस सर। टेंजेंट। और फोर्स किस तरफ लगता है? सेंटर की तरफ। सेंटर। कितना एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल में बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स, इसका मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है ना। इस एफ को मैंने क्या बोला है? एफ सी। मतलब कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब है जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर डायग्राम ध्यान से देखो तो क्या फोर्स
और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 लग रहा है? जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट मानूंगा क्या? बताओ भाई। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 है? तो कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है, ऐसे रस्सी में मैं पत्थर बांध के घुमा रहा हूँ, तो जो रोप है या जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, वो कोई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। अच्छा हाँ जीरो वर्क। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो होगी। वो तो पूरा सर्कल होगा, तब आधा सर्कल वो तो नहीं होगी। ठीक बात है। तो क्या मैंने ये एग्जांपल दिया जिसमें वर्क डन हमारा जीरो आ रहा है? दो एग्जांपल मैंने ऐसे दिए, राइट? अब मैं दो ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसमें वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान सुनना, वर्क डन कैसा चाहता हूँ? नेगेटिव। इसका मतलब मुझे एंगल कितना देखना चाहिए? लेस देन 90 या मोर देन 90? मोर देन 90। एग्जांपल देखो, मैंने एक ब्लॉक को पुश कर दिया, ठीक है, धक्का दे दिया, तो क्या ब्लॉक राइट साइड जा रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? राइट साइड। और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में कितना एंगल लग रहा है? 180। डिस्प्लेसमेंट राइट को है, फ्रिक्शन लेफ्ट को है। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, तो नेगेटिव बोलोगे तुम। सही बात है। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है। पैराशूट समझते हो तुम लोग? तो जब हम पैराशूट लेकर एयरप्लेन से जंप करते हैं, तो जब पैराशूट खुल जाता है, उसके बाद पैराशूट हमारी स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है? समझ में आता है? इसका मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या एयर की वजह से कोई फोर्स लगता है? सही है। पैराशूट लेकर अगर हम नीचे की तरफ कूद रहे हैं, तो जो एयर होगी वो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी या ऊपर की तरफ? अप। वेरी गुड। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। कौन लगा रही है? एयर। एयर लगाती। सही। एरोडायनेमिक समझते हो? एरोडायनेमिक, जैसे कि अगर मुझे मेट्रो का फ्रंट देखना है या बुलेट ट्रेन का, तो बुलेट ट्रेन का फ्रंट फ्लैट होता है या बहुत पॉइंटेड होता है? तो पॉइंटेड होने से समझ में आ रहा है क्या फायदा है? एयर फ्रिक्शन कम होता है। या अगर तुम में से कोई फॉर्मूला 1 रेस को फॉलो करता हो, हाँ सही बोला, यही होता है, एयर कट करता है, सही बात, यही होता है। जैसे बोट है, बोट का फ्रंट देखा है कैसा होता है? शिप का बिल्कुल पॉइंटेड होता है, नहीं होता? वो पानी को काट के तो आगे बढ़ता है वो। सोचो, मैंने सही कहा? तो वैसे अगर एक ड्रॉप है या एक कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? नीचे की तरफ। और एयर की वजह से फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो क्या एंगल 180 है? तो अगर मुझसे कोई पूछे वर्क डन बाय एयर बताओ, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नोट कर लो। तो मैंने दो एग्जांपल किसके दिए? जीरो वर्क के। फिर दो एग्जांपल किसके दिए? नेगेटिव वर्क के। अब दो एग्जांपल में पॉजिटिव वर्क लूंगा। डन। क्या देखते हैं? पॉजिटिव वर्क। अगर हमें वर्क डन पॉजिटिव करना है, तो इसका बेसिक मतलब क्या है? थीटा क्या करना है मुझे? लेस देन 90। लेस देन 0, 90 से कम कर दो। तो पहला एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है, सही ना? इस ब्लॉक पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, और ये ब्लॉक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सही है? तो मैंने कितना एंगल लगाया? फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट के साथ, जीरो एंगल पे। तो क्या वर्क डन बाय कैपिटल F पॉजिटिव होगा? सही। पॉजिटिव F, कैपिटल F को मैंने नाम क्या दे दिया है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल देखो, एक ब्लॉक को मैंने सेकंड फ्लोर से छोड़ दिया, तो सेकंड फ्लोर से छोड़ दूंगा तो ब्लॉक वहीं रहेगा या नीचे आ जाएगा? ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। और अर्थ ने फोर्स किधर लगाया? नीचे। सही है। कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो क्या वर्क डन बाय अर्थ पॉजिटिव होगा? सही है। देख लो भाई सब लोग। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो मैंने बताया भाई, वेक्टर्स में हमें दो बातें सीखनी है, डॉट प्रोडक्ट एंड
क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, वेक्टर से मल्टीप्लाई दो तरीके से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस। डॉट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं इसे स्केलर प्रोडक्ट? बढ़िया। इसका अगर वेक्टर डॉट वेक्टर करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? इसीलिए से बोलते हैं स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा? फर्क समझ में आया? जहाँ मैं डॉट लिखता हूँ इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्केलर। जहाँ मैं क्रॉस लिखता हूँ वहाँ क्या लिखना चाहता हूँ? वेक्टर। ए डॉट बी का फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। जिसके ऊपर कैप लगाता हूँ वो यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप में क्या खास बात है? वेक्टर ए एन कैप हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते। जब हम ए डॉट बी निकालेंगे तो आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आई से। और जे को? के को? और क्या मैंने बहुत क्लियरली फॉर्मूला बताया है, आई डॉट आई जे डॉट जे या के डॉट के की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सही बात है। वैसे एक बात और नोट करके लिख लूँ, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इनकी वैल्यू हमेशा 0। पॉइंट नंबर 5 मैंने बताया, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मैं कुछ नहीं सोचता, सीधा ए डॉट बी क्या डाल देता हूँ? 0। इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो आज से कुछ नहीं सोचना, सीधा ए डॉट बी क्या कर दो? 0। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो अब इन पर क्वेश्चंस कराता हूँ। क्या मैंने बहुत क्लियरली बता दिया, वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट डी या फिर एफ डी कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी जूल है, वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। जब फुली चलता है तो वर्कडन क्या होगा? 0। सर्कल में सेंटीपिटल फोर्स का वर्कडन 0। सही बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में फॉल हो रहा है तो एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका वर्कडन नेगेटिव, फ्रिक्शन का वर्कडन नेगेटिव, जो हमने एग्जांपल लिया, राइट। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मैं राइट साइड पुश कर रहा हूँ किसी चीज को और वो ऑब्जेक्ट भी राइट में जा रहा है तो वर्कडन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर मैं वॉल को पुश करूँ तो मेरा वर्कडन क्या होगा? 0। क्योंकि वॉल को कितना भी धक्का दो वॉल मूव थोड़ी नहीं करेगी। सही बात है। तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आ रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। और अर्थ का फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाई अर्थ कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब। सही बात है। चलो तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक दो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। पहला क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i minus 3j minus 5k, वेक्टर बी इक्वल टू 7i minus 4j plus y plus ak, find a if vector a is perpendicular to vector b। पहले क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बताया? हमें a की वैल्यू निकालनी है अगर वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे पहचानना पहले मुझे ये बताओ। बढ़िया, तो ये हिंट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एक ही बात दिमाग में आनी है, a डॉट बी 0। सही है।
तो अब ए डॉट बी करेंगे तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था डॉट में आई को किससे करते हैं, आई I को से कितना आ गया 14 14, जे को किससे करते हैं J से तो 12 आ गया क्या -12 12 देख लो ध्यान से, हाँ -3 इंटू -4, के को किससे करते हैं K से के से, और आई जे के रहता है या हट जाता है, कट जाता है हट जाता into है 1 हो जाएगा 1 हो जाता है। तो क्या 26 मेरा 5 एक इक्वल आ गया, ए कितना आ गया मेरा 5.2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, एक sir. क्वेश्चन और देता हूँ, एक मैं देता हूँ, तुम लोग ट्राई करके देखो। 2i - 7k + 3j इक्वल टू 4k - 3j + ai। फाइंड a if वेक्टर a is perpendicular to वेक्टर b। सिमिलर क्वेश्चन है क्या, Yes, sir. तो सॉल्व करो। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो पक्का इनका डॉट क्या होना चाहिए 0 बस, तो 0 कर दो। ठीक है, और किसी का 18.5. बढ़िया, 2 लोगों का आ गया, वेरी गुड। और बढ़िया, 3 लोगों का आ गया, वेरी गुड। आंसर आना चाहिए, कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आंसर आना चाहिए। 9.5 आ सकता है 4। और बताओ, अच्छा मैं करता हूँ। मैंने कहा था आई को किससे करना, I से आई से, क्या ये 2a बन गया। Yes, sir. 2A1 जे को किससे करना, J जे से, तो जे का जे से करेंगे तो -9, और के को किससे करना K के से से, तो -28। Yes, sir. तो 37 मेरा आ रहा है 2a इक्वल टू 37, a इक्वल टू 18.5 बढ़िया सही। तो मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने को बोला था, या आई को आई से, जे को जे से, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। ऑर्डर बदल देते हैं क्या ये Yes, sir. क्वेश्चन में, कई बार ऑर्डर बदलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन में बता दिया डिस्प्लेसमेंट हमारा 2i + 2j + 5k, और जो हमने फोर्स अप्लाई करा था वो आया था 7i + 6j + 2k। तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F डॉट डी। बस लगा दो F डॉट डी फटाफट, डॉट निकालना आ गया है ना, लगाओ। Yes, sir. 36 आ रहा है 7 to the 36 joules 14, 6 to the 12, 12 5 to the 10 10, 36 joules 36 जूल। परफेक्ट। तो आई होप सबको वर्क वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं फिर से एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ पावर का, कॉपी में लिख लो। पावर का मतलब हमें पता है रेट ऑफ वर्क डन, ठीक बात है। Yes, sir. पावर का मतलब मुझे पता है रेट ऑफ वर्क डन। पावर की यूनिट याद है किसी को, वॉट। What?
स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है बेटा। पावर हमारा कैसा है? स्केलर है। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ पावर का। पावर होता है एफ डॉट वी। जैसे फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आज? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। पावर का क्या बताया? फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो क्या मैंने क्वेश्चन में वेलोसिटी और फोर्स दे दिया है? देखो मैंने क्वेश्चन बनाया है, पावर निकालो। इलेवन। वेरी गुड। और किसी का? तो सर 7 आई है 7 जी है। मैंने वेलोसिटी लिखी 7i माइनस 2j और फोर्स लिखा है 3j प्लस 5k। जैसे कि वेलोसिटी में 7i माइनस 2j लिखा है ना, तो क्या 0 के लिख दूं? के नहीं तो 0 के मान लो। समझ में आया? फोर्स में क्या 3i प्लस 5j है, तो 0i मान लो साथ में। ये मैंने हिंट दिया। तो पावर होता है एफ डॉट वी। तो आई को किससे करूंगा? कितना आ गया? 0। जे को जे से -6 और के को के से। तो पावर हमारी कितनी आ गई? -6 वॉट। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से सुनना है। आई को आई से, जे को जे से, के को के से करना है। ठीक है ना? अगर मुश्किल लग रहा है तो और करा दूं, अगर आसान लग रहा है तो आगे बढ़े। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं तुम लोगों को कंपोनेंट निकालना सिखा रहा हूँ। लिखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो दो तरीके से कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट का तरीका कौन है? स्केलर फॉर्म। फिर पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक, पहले स्केलर फॉर्म समझाता हूँ। क्या सबको 10 दिख रहा है? क्या सबको 60 डिग्री दिख रहा है? ठीक, तो इसका जो कंपोनेंट है एक्स के अलॉन्ग, उसको नाम मैंने क्या दे दिया है? ए एक्स। और जो कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग है, इसको नाम मैंने क्या दे दिया है? ए वाई। एक्स और वाई तो समझ पा रहे हो ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये बताओ, क्या cos 60 डिग्री को मैं कह सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस? ए एक्स कितना आ गया? 10 cos 60। cos 60 कितना होता है? तो 5 आ गया क्या? तो वैसे ए वाई कितना आएगा? जैसे मैंने cos 60 लगाया, इस बार तुम क्या लगाओगे? sin 60 लगाओ, देखो कितना आता है। जैसे मैंने cos 60 लगाया, मैं चाहता हूँ तुम लोग क्या ट्राई करो? sin 60। sin 60 को लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 क्या होता है हमारा? √3/2। यस सर। ठीक है, ए वाई आ जाएगा 5√3। यहाँ तक ठीक लगा? यस सर। अब ध्यान देना, इसकी जनरल फॉर्म सिखाना चाह रहा हूँ। जनरल फॉर्म क्या है? ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक, एंगल कितना है? थीटा। तो क्या कोई बता सकता है ए एक्स कितना आएगा? A cos theta. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए कॉस थीटा। और ए वाई क्या आएगा? ए sin थीटा। ए साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम चीज करी क्या जो तुमने अभी ऊपर करा? बिल्कुल सेम करा मैंने, बिल्कुल सेम। जैसे तुमने पिछली बार cos 60 लगाया था, इस बार cos थीटा लगा के देख लो। तो मैं इस एग्जांपल से क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक वेक्टर ए है जिसका एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा है उधर cos थीटा आएगा क्या? और दूसरी साइड क्या आएगा? sin थीटा। एक्स एक्सिस पे आएगा a cos थीटा, वाई एक्सिस पे आएगा a sin थीटा। देख लो कि ध्यान से। ठीक है,
अगर ये क्लियर हो तो थोड़ा सा और बताऊं मैं। Yes, sir. ये मैंने कौन सी फॉर्म सिखाई है? स्केलर फॉर्म, राइट। अब इसी में मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? Vector. वेक्टर फॉर्म। ये काम की बात है, ध्यान से देखना। क्या सबको डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। इसका मतलब मैं क्या जानना चाहता हूँ? क्या निकालना चाहता हूँ मैं? कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। इसका मतलब क्या मैं ए एक्स निकालना चाहता हूँ? Yes, sir. कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी का मतलब मैं ए एक्स निकालना चाह रहा हूँ, जिसको मैं क्या लिखूँ? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा? A cos theta. अभी तो पीछे सिखाया था, जिधर थीटा उधर कॉस आता है। सही बात है। Yes, sir. अब स्केलर फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है? Vector form. वेक्टर फॉर्म है ना। इसका मतलब इस ए कॉस थीटा के साथ मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी क्या? Yes, sir. किस डायरेक्शन में है वो? बी की डायरेक्शन में। तो ए कॉस थीटा हमारा कौन है? मैग्नीट्यूड। और बी कैप कौन है? Direction. डायरेक्शन। ये समझ में आया मैंने क्या करा? Yes, sir. तो वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या सिखाया? Magnitude. वेक्टर फॉर्म में मैंने सिखाया कंपोनेंट ऑफ ए On B. ऑन बी का मतलब है ए कॉस थीटा बी कैप। Sir, ऐसे B on A भी हो सकता है. उल्टा भी पूछ सकते हैं, वो भी कराऊंगा अभी। बी कैप का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर बी अपॉन मॉड। सही है। Yes, sir. तो अगर तुमको बी कैप की जरूरत है तो मैंने बोला वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, मॉड बी कैसे निकालते हैं उसका तरीका भी देख लो। अगर हमारा एक वेक्टर बी है कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सही है। Yes, sir. तो बी कैप है वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। यहाँ तक की बात समझ में आई? Yes, sir. और देखो मैं पहले नोट कर लो इसको फिर आगे बढ़ते कर लो, कोई बात नहीं। हो गया। तुम लोग बेटा आ रहा है ना समझ में? आदित्य, नैन्सी, अहजम, Yes. रिद्धि। Yes, sir. ठीक है, देखना ध्यान से। अभी मैंने बताया ए का कंपोनेंट हम बी पे कैसे निकालेंगे? ए कॉस थीटा Yes, sir. ना। अभी देखना ध्यान से, और कुछ बताना चाह रहा हूँ। कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, हमने क्या देखा था? ए कॉस थीटा बी कैप, राइट। Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा? इस ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों करा समझते हैं? क्या न्यूमरेटर में मुझे कुछ दिख रहा है? किसी कोई आइडिया? क्या न्यूमरेटर में तुम लोगों को कुछ देख के आइडिया आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? A mod B. Cos theta. सर वो बी वेक्टर बन जाएगा। मुझे तो लगता है ये ए डॉट बी बन गया। Yes, sir. Dot product का formula. देखो ध्यान से। तो यहाँ से फॉर्मूला याद करना है या बेसिक बात समझना है? बेसिक बात। फॉर्मूला तो एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे, इतने सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करें।
कई बार एग्जाम में सीधा ऑप्शन में पूछ लेता है क्या, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, और ऑप्शन दे देगा। तो अगर स्केलर फॉर्म में आया तो इजी है क्या? अगर क्वेश्चन में कंपोनेंट पूछता है स्केलर फॉर्म में तो इजी है, अगर वेक्टर में पूछेगा तो ये फॉर्म पता होनी चाहिए। या तो ए cos थीटा बी कैप याद रखूं, और या फिर क्या याद करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी बी कैप। मैंने बहुत क्लियरली बोला, जिस साइड थीटा होता है उस साइड हमेशा क्या आता है, cos। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करें। चलो भाई, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ए हमारा 7i प्लस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी हमारा है 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो तुम्हें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सर आप 1 मिनट लास्ट स्लाइड खोल सकते हो, पिछली वाली। हाँ बिल्कुल। ओके सर, हो गया। तो ये मैं करके दिखाता हूँ, इसका उल्टा तुमसे करवाऊंगा। मैंने पूछा कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए का कंपोनेंट निकालना है क्या? क्या लिखूंगा, ए cos थीटा, और डायरेक्शन क्या है, बी कैप। सही बात है, ए का कंपोनेंट हम कहाँ निकाल रहे हैं, बी पर। ठीक है, फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या फायदा हुआ उससे, कोई फायदा हुआ, फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया। क्या ऊपर ए बी cos थीटा बन गया, जिसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ए डॉट बी। ए डॉट बी, है ना, यस सर। अपॉन मॉड बी। क्या बी कैप का कोई फॉर्मूला था, यस सर, बी वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। वेक्टर बी अपॉन मॉड मॉड बी। सही है। यस सर। तो सबसे पहले तो बताओ ए डॉट बी कितना आया, 14 14 14 ए डॉट बी आएगा मेरा आई को आई से, सर 14 आएगा। जे को जे से, के को के से। तो 14 माइनस 14 प्लस 14। ध्यान से देखो भाई, सही है, यस सर 14 अपॉन, क्या मैंने मॉड भी निकालना सिखाया था, अंडर रूट सर 2√3 आई का कॉफिशिएंट जो उसका स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट प्लस के का कॉफिशिएंट। मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 2√3। करके देख लो तुम लोग। 7/√3 हो जाएगा। यस सर, यही है। ठीक है, वेक्टर बी क्या था, 2i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन मॉड भी था क्या, 2√3। यस सर। 2√3। सही है। ले लेंगे। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या ये, यस सर। और ये 14 से 14 भी कट गया, क्या बचा, 14 i माइनस जे प्लस के अपॉन 2 × 3। यस सर। 2 से 14 भी कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हमारा ऐसा आ गया 7/3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप।
आप इसका उल्टा क्वेश्चन करोगे तुम लोग। अब मैंने तुम्हें दिया करने को कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, ये निकालो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तुम लोग ये ट्राई करो। वेक्टर ए और वेक्टर बी की सेम वैल्यू, सब कुछ से बस उल्टा पूछ दिया मैंने इस बार, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। कुछ आइडिया दूं मैं, ये समझ में आ रहा है क्या करना? हाँ दिखा दो, चलो मैं करके थोड़ा आइडिया देता हूँ। इस बार मैंने क्या पूछा है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका मतलब अगर डायग्राम से देखो तो क्या इस बार बी का कंपोनेंट निकालना है? है ना? ए का कंपोनेंट क्या होता था? ए cos थीटा। तो बी का कंपोनेंट क्या होगा? बस मैं लिखूंगा क्या? बी cos थीटा। ठीक है ना? और डायरेक्शन क्या लिखूंगा? ठीक है, क्योंकि इस बार बी को ए के लॉन्ग ले जा रहे हैं। अब क्या करूंगा इसके आगे? कोई आइडिया आना चाहिए दिमाग में तुम लोगों के। सर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। बढ़िया। कल ए से मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में आता है? यस सर। क्योंकि मुझे ऊपर क्या दिख रहा है? ए बी cos थीटा। ठीक है? यस सर। जिसको मैं क्या लिखने वाला हूँ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में क्या लिखा है? मॉड ए। और ए कैप का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। सही है? अभी हमने ए डॉट बी सॉल्व करा था क्या पीछे? कितना आ गया था? मुझे तो लगता है 14 आया था। यस सर। देख लो भी पीछे, 14 आया था। दोबारा चाहो तो करके देख लो। अपॉन मॉड ए कितना आया था? 7√3। हाँ मुझे लगता है 7√3 आ जाएगा। देख लो सब। जैसे मॉड ए निकाला था, कर मॉड भी निकाला था, कर मॉड ए निकालोगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 7√3 हो जाएगा। तो क्या मॉड ए को 7√3 लिख दूं? यस सर। वेक्टर ए क्या था? 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप अपॉन मॉड ए था 7√3। तो क्या 7 कॉमन हो जाएगा? और मुझे तो लगता है कैंसिल भी हो जाएगा। नीचे क्या 7 × 3 बन गया? तो आंसर क्या आ गया? 2/3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एक मिनट, वहां पर प्लस ही था ना? हाँ वही चेक करता। आई होप कंपोनेंट वाली बात समझ में आ गई है। यस सर। तो आ रही कंपोनेंट वाली बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये बात है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मेरे दिमाग में क्या आता है? ए डॉट बी जीरो, है ना? अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो। अगर मुझसे कोई कहता है वर्क निकालो तो मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है?
एफ डॉट डी, डॉट इंटू डी बोलेंगे, एफ डॉट डी। अगर कोई कहता है मुझसे पावर बताओ, एफ डॉट बी, एफ डॉट डी। करते करते फॉर्मूले याद होंगे, राइट। यस तो अगर डॉट क्लियर हो तो आगे बढ़े क्रॉस के लिए। यस चलो बताइए, देखो क्रॉस के लिए क्या जानना चाहिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल से मैं बताता हूँ। ए हमारा है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहता है ए क्रॉस बी निकालो, तो मैं लिखता हूँ i j k। ठीक है, i j k। अब ए क्रॉस बी में पहले कौन आ रहा है, ए, तो ए को देखता हूं मैं। ए में i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू 3, k की वैल्यू 5। अब मैं किसको देख रहा हूँ, b को। i की वैल्यू कितनी है 3, j की 4 और k की 1। ठीक है, ये रूल है। i हमेशा कैसा लिखेंगे हम, पॉजिटिव, j को नेगेटिव, k को पॉजिटिव। अब सॉल्व कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं i कैप ब्रैकेट माइनस j कैप ब्रैकेट प्लस k कैप ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी क्या डाल दिया, नेगेटिव। तुम लोग 10th क्लास में कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हो ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? अच्छा, मेरे टाइम में ऐसा सिखाते थे, हो सकता है सिलेबस में ना हटा दिया गया हो, कोई बात नहीं। तो ध्यान देने वाली बात ये कि जब हम आई को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आई वाले हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करा ना ऐसा कुछ, तो आई वाले में आई की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो को छुपा दिया। अब क्या मुझे ऐसा दिख रहा है 3 into 1, बहुत ध्यान से देखना भाई, ये बार बार नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम बताया था मैंने। इनटू यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 into 5, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 को किससे करूंगा 5 से, आई वाले केस में। ठीक, यस सर आई में मैंने कहा आई की हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो को छुपा दो। अब क्या दिख रहा था 3 5 4 1, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से और 4 को 5 से 5 से। अब वैसे जे में करेंगे, जे को छुपा दो। अब क्या दिख रहा है 2 into 1 and 3 into 5 बढ़िया, 2 into 1 3 into 5, बहुत बढ़िया। अब के में के को छुपा दो, क्या दिख रहा है 3 into 3 2 into 4 2 into 4। ऑर्डर नहीं बता सकते, पहले हमेशा ऊपर से नीचे जाएंगे, 2 into 4 और फिर क्या लिखेंगे 3 into 3 3 into 3। ऑर्डर नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। ये हमारा कितना बन गया, क्या ये ऐसा बन गया 3 minus 20 यस सर -70 minus 17 आई क्या। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, -13 हाँ -13 + 13 हो जाएगा क्या सॉल्व करके, यस सर सही है। और ये कितना है 8 minus 9 ठीक है माइनस के, देख लो कितना। माइनस के तो ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्या चल रहा है। हो गया सर ठीक है, अब देखो ये सारी बातें मैंने सिखाई क्यों। तुम लोग पैरेललोग्राम समझते हो, यस सर देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ऐसा है मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी एक साइड हमारी कौन है वेक्टर है i + 2j - k, दूसरी साइड है वेक्टर b। ठीक है, 2i - j + 3k। ठीक है ना, यस क्वेश्चन में कहेगा क्या निकालो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पहले ये बताओ तुम लोग 10th क्लास में कोई फॉर्मूला पढ़ते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। बेस इनटू हाइट। ठीक है,
अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में वेक्टर्स में क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। नोटिस करा क्या मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया? पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, फिर उसका क्या निकाल देंगे, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, देखो क्या आता है। आई जे के 1 2 -1 2 -1 3। आया किसी का? कितना है बेटा? पहले आई में क्या लिखा है 6 -1, वेरी गुड। फिर जे में क्या लिखा तुम लोगों ने? सर 5i का -5j का -5k 5i कैप इज परफेक्ट प्लस 5j। जे में मुझसे भी लगता गलती हुई है। यस सर गलती हुई है सर 1 into 3 होगा। जे में गड़बड़ हो गया मुझसे, देखो ध्यान से। 1 into 3 and -2 into -1 सर +2 हो जाएगा ना? दोबारा करता हूँ मैं। आई में करेंगे 6 -1, जे में करेंगे 3 +2 -5 हो जाएगा और के में होगा -1 and 4। तो हमारा जे कितना बनेगा? -5 बढ़िया। -5 वाईफाई -5j -5, बहुत बढ़िया। क्या ये ए क्रॉस भी आ गया है? तब इसका मॉड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट। तो मुझे तो लगता है ये आ जाएगा अंडर रूट 75, यस सर 25 मतलब 5√3। यस सर। सर ये वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये बेटा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, मैथ्स में बनाए गए हैं सारे फॉर्मूले। ये सब ए क्रॉस बी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो मैं तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ये फिजिक्स का तरीका है या मैथ्स का? मैथ्स का। फिजिक्स में तो बस बता देते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ। तुमने बताया था बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट, राइट? यस सर। तो थोड़ा ध्यान से देखोगी तो क्या ये बेस मॉड ए है ना? अगर ये थीटा है तो क्या ये हाइट बी साइन थीटा हो जाएगी? बताओ भाई। यस सर। क्या ए बी साइन थीटा को मैं ए क्रॉस बी का मॉड कह सकता हूँ? यस सर।
सोचो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? आराम से थोड़ा कोशिश करो, समझ में आएगा मैंने क्या एन बताया। कैप भी तो था। एन कैप तब था बेटा जब मॉड नहीं होता। मतलब मैंने बोला था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। यस सर। रुको बताता हूँ मैं अगले पेज में। मैंने बोला था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। बढ़िया, लॉजिकल। यस सर। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू अच्छा मॉड ए क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा। अब एन कैप नहीं आएगा, ठीक है? इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। क्या एग्जाम में ऐसा कर सकता है ए क्रॉस बी मॉड इक्वल टू ए डॉट बी? हो सकता है? तो थीटा बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45। बढ़िया, वेरी गुड। नैन्सी ये वाली बात समझ में आई थी जो तुमने पूछा था, एरिया वाली बात? यस सर। ठीक है, सबसे पहले बताओ मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया? ए बी साइन थीटा। यस सर। और ए डॉट बी का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? ए मॉड बी cos थीटा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस सर। मॉड बी हो जाएगा। सही ना? यस सर। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? cos थीटा। कॉस थीटा। अब अपॉन दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ फायदा होगा? यस सर। बना जाएगा। राइट में 1 आ जाएगा और लेफ्ट में tan आ जाएगा क्या? यस सर। और tan 1 कब होता है? 45 बस, तो 45 बार करते करते धीमे धीमे आ जाएगा सब। और स्टार्टिंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसने फर्स्ट 2 मंथ्स ठीक से पढ़ा सब उड़ा देगा। पर स्टार्टिंग क्लासेस पढ़नी पड़ती है ठीक से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, राइट? अगर ये क्लियर हो एरिया तो मैं वॉल्यूम के बारे में कुछ आइडिया दूं। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। क्वेश्चंस करने से क्लैरिटी आती है। जो रूल है वो रूल है, उसको हम बदल नहीं सकते, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो एप्लीकेशन होते हैं क्या? जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या वो एप्लीकेशन होंगे? जैसा अभी ये क्वेश्चन पूछा मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, तो क्या ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन है? ये आएगा एग्जाम में ऐसा पूछेंगे। और इसकी हायर लेवल वाली फॉर्म पूछेंगे। आगे बढ़े? यस सर। चलो, अब पहले ये बताओ क्या तुम लोग 2D और 3D समझते हो? यस सर। तो सर्कल कौन है? 2D 3D में क्या बोलूंगा? स्फीयर। सही बात है। यस सर। स्क्वायर कौन है? क्यूबॉइड। हाँ, मतलब स्क्वायर 2D है। सॉरी 3D में क्या बोलूंगा? क्यूब। क्यूब। ठीक बोल रहा हूँ? रेक्टेंगल कौन है? क्यूबॉइड। रेक्टेंगल 2D है क्या? Yes. और क्यूबॉइड 3D। पैरेललोग्राम क्या है? 2D। इसका 3D क्या होता है? पहले विजुलाइज हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। पैरेललोग्राम का 3D फिगर को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोपाइप्ड। मतलब क्यूबॉइड जैसा माने चलना, दैट्स इट। अगर कहीं बुक में तुम्हें मिलता है पैरेललोपाइप्ड तो क्या वो पैरेललोग्राम का 3D फिगर है? यस सर। ये बोलना चाहूँ। जैसे सर्कल का 3D कौन है? स्क्वायर का 3D कौन है? क्यूब। रेक्टेंगल का 3D कौन है? वैसे पैरेललोग्राम तुम लोग 2D में सॉल्व करते हो, मैं 3D में बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम का 3D है पैरेललोपाइप्ड। इसका मतलब 10th क्लास तक तुम लोग 2D में चलते थे, राइट? अब मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? 3D में। जैसे तुम 10th क्लास में लिखते थे एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो इसका मतलब x पे कितना चलो? 2, और y पे कितना चलो? 3। अब 3D में मैं क्या बोलूंगा? 2 3 7। तो 2 कौन है? x। 3 कौन है? और 7 कौन है? बस, ठीक है। तो 2D फिगर का हम क्या निकालते हैं? एरिया। और 3D का क्या निकालना चाहता हूँ? वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? चलो ट्राई करें।
ये आइडिया समझ में आया ना मैंने क्या आइडिया दिया इसमें? अब देखो इस पे क्वेश्चन मैं कैसे कराना चाहता हूँ। सबको विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? या सिंपल कह लो क्यूबॉइड बना दिया क्या मैंने? क्यूबॉइड, यस सर, सही ना? यस ठीक है, क्यूबॉइड की एक्सिस दिख रही है एक्स वाई जेड, सर, ओरिजिन दिख रहा है। ठीक है, एक हमारा वेक्टर ए है एक्स के लॉन्ग, एक वेक्टर बी है वाई के लॉन्ग, और एक वेक्टर सी है जेड के लॉन्ग। सही है? ठीक है, चलो वेक्टर ए की वैल्यू मैंने कितनी बोल दी? आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी की वैल्यू बोल दी 2i प्लस 2j प्लस के। और वेक्टर सी की वैल्यू मैंने कितनी बोल दी? 3i प्लस j प्लस 4k। ठीक, तो ये मैंने रैंडमली कुछ भी डेटा लिख दिया समझाने के लिए, राइट? तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका? क्यूब का, और क्यूबॉइड का, और पैरेललोपाइप का, सबका एक ही फॉर्मूला है। क्या ऐसा कह सकता हूँ कि पैरेललोपाइप का स्पेशल केस होता है क्यूबॉइड और क्यूब? सोचो, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, राइट? एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर एंगल 90 हो जाए तो क्या वो रेक्टेंगल बन जाता है? अगर साइड्स भी इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। वेरी गुड। इसका मतलब जनरल फॉर्म कौन है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अगर एंगल 90 है तो क्या है? रेक्टेंगल। अगर साइड इक्वल है तो क्या है? स्क्वायर। सही? यस सर। तो वैसे मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड सब एक ही बात है। इसका फॉर्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले फॉर्मूला नोटिस करा मैंने क्या बताया? ए डॉट बी क्रॉस सी। वॉल्यूम को वी लिख दूं। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने ए लिखा है क्या, तो ए में कितना आई है? 1 J1 K1। सबसे पहले एंट्री किसकी लिखी मैंने? ए की। दूसरी एंट्री किसकी लिखूंगा? बी की। कितना बी है बताओ? 2 2 2 1। फिर सी कितना है? 3 1 3 1 4 3 1 4। देख लो। तो ध्यान दो, क्या मैं आई जे के यहाँ नहीं लिखा मैंने? ध्यान देना मैंने क्या बात बोली। क्या ये फर्स्ट वाली एंट्री नॉर्मली हम आई जे के लिखते थे क्रॉस में? तो क्या मैं यहाँ क्रॉस और डॉट दोनों एक साथ कर रहा हूँ? यस सर। ध्यान दो, पहले मैंने तुम लोग को क्या सिखाया? डॉट। फिर मैंने क्या सिखाया? क्रॉस। अब मैं सिखा रहा हूँ डॉट एंड क्रॉस एक साथ। देखो ध्यान से, बी क्रॉस सी, ये तो क्रॉस है, और उसके साथ एक को क्या कर दिया मैंने? डॉट। कैसे कर? हाँ मैडम। ये नहीं कर सकते कि बी क्रॉस सी जो है पहले वो कर ले, क्योंकि वो उसमें ब्रैकेट में, तो वो मान के चले तो वेक्टर डी निकल गया, उसको एक के तो साथ डॉट A कर के दो। साथ वो कर बिल्कुल दो। सही, परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ लंबा तरीका बताना या टाइम बचाना? मैंने क्या बोला? जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये लंबा तरीका है या शॉर्टकट है ना? अगर तुम पहले बी क्रॉस सी निकालोगे फिर डॉट ए करोगे, परफेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं तो चाहता हूँ टाइम बचाऊं, इसलिए मैंने ये तरीका सिखाया। तो अब सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? 1 को। कौन सा 1? ये पहला वाला 1 हाइड कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है? 8 माइनस 1। इसको ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा ना, 2 4 8। जैसे आई को करते थे। ध्यान से देखना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। अब किसको करेंगे हम? जे को। यस सर। 1 1 and 2। अब जे को करो, तो जे वाले में हम जे को स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। तो मुझे तो दिख रहा है 2 4 जा 8 माइनस 3। अब किसको हम करेंगे? लास्ट वाले 1 को, यानी के को। कितना आ जाएगा? 2 माइनस 6। तो मेरे हिसाब से तो ये बन जाएगा 7, और ये कितना बन जाएगा? माइनस 5 माइनस 4।
-2 तो -2। तो यहाँ मैंने एक मॉड डाल दिया है क्या? मॉड समझ में आया क्यों डाला मैंने? क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम -2 वॉल्यूम मानेंगे या 2 मानेंगे? 2 और ये सब बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से देखना है कि क्या चल रहा है। एक बार ध्यान से देखना है कि क्या बताने की कोशिश चल रही है। पहले B क्रॉस C निकालो, फिर 8 निकालो, उससे भी यही आएगा। घर पे करके देख लेना, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मेरे दिमाग में क्या आता है? बढ़िया, क्लियर है ना सबके दिमाग में? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एक ही बात करनी है, A डॉट B क्या करना है? 0। अब मैं फिर से कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, अगर वेक्टर A क्या हो? वेक्टर B के पैरेलल, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? A क्रॉस B 0। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दिमाग में क्या आता है? A डॉट B 0। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो मेरे दिमाग में क्या आता है? A क्रॉस A क्रॉस B 0। बस इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो। लिखो वेक्टर A इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर B इक्वल टू xi माइनस 9j प्लस 15k, फाइंड x if A is parallel to B। तो पहले सुनते मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? क्रॉस को क्या डाल दो? 0 डालो, देखो। ठीक है, आ सकता है। और किसी का? किसी का आया? सर x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। बढ़िया, वेरी गुड नैन्सी, बहुत बढ़िया, वेल डन। और किसी का? पहले देखो, तुम लोगों ने ये सॉल्व करा जैसे मैंने करा। आई कैप तो बना होगा तुम्हारा 0 -45 एंड प्लस 45, ये 0 ही हो गया। अब माइनस जे कैप में क्या बना? 30 माइनस 5x। और के कैप में क्या बना? -18 प्लस 3x। राइट में 0 लिखा है क्या? हाँ, तो 0 का मतलब मैं क्या बोला चाह रहा हूँ? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सही है? तो इंडिविजुअली जे को क्या डाल दो? 0।
x इक्वल टू, मेरा तो 6 आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। तो एक बार समरी बना दो, मैंने क्या क्या सिखाया है। चाहे x को 0 डाल दो, चाहे j वाले को 0 डाल दो, चाहे k वाले को डाल दो, उससे भी आएगा। लेकिन -18 भी तो है, ठीक है। हाँ तो उसको भी 0 डाल दो, -18 + 3x = 0 डाल के देखो क्या आता है। 0 आई कैप ही तो होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ i वाला अलग से 0 होगा, j वाला अलग 0 होगा, k वाला अलग 0 होगा, ऐसा भी कर सकते हो, तब भी तो वो 6 आ रहा है। मैंने राइट में क्या लिखा है, 0 i कैप + 0 j कैप + 0 k कैप, दैट मीन्स ऑल कोफिशिएंट ऑफ x y and z इंडिविजुअली, ऑल कोफिशिएंट ऑफ i j k इंडिविजुअली मस्ट बी 0। i का सारा नेट 0 होना चाहिए, j का नेट कोफिशिएंट 0, k का नेट कोफिशिएंट 0। तो चलो एक बार समरी बना ले, आज हमने क्या क्या सीखा। चलो बस 1 मिनट चाहिए मुझे। सबसे पहले मैंने बताया वेक्टर्स में 2 टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं, a डॉट b, a क्रॉस b। a डॉट b का मतलब क्या है, a b cos थीटा। a क्रॉस b का मतलब क्या है, a b sin थीटा n कैप। अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मेरे दिमाग में क्या आता है, a डॉट b इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर सुनते ही a डॉट b 0। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल आता है तो मेरे दिमाग में क्या आता है, a क्रॉस b 0। पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल भी सेम ही बात है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में a क्रॉस b क्या करोगे, 0। अगर कोई मुझसे बोलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, मेरे दिमाग में आता है मॉड a क्रॉस b। ठीक बात है। अगर कोई मुझसे कहता है वॉल्यूम निकालो क्यूब का, क्यूबॉइड का, पैरेललोपाइप्ड का, तो मेरे दिमाग में आता है a डॉट b क्रॉस c इज 0, सॉरी a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू समथिंग, जो आ जाए सॉल्व करके। मॉड में वॉल्यूम इज a डॉट b क्रॉस c। ठीक बात है ना। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये रिवाइज करके आओ, नेक्स्ट क्लास में इन पे और क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, जितना पढ़ाया आज मैंने।